अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फैलेसी क्या होता है। इसके सामने डेफिनेशन बयान की गई है कि एरर इन जजमेंट और आर्गुमेंट अदर देन द फेल्स प्रेमिसेस। ठीक है, इससे मुराद ये है कि हमारी किसी भी जजमेंट या आर्गुमेंट में कोई भी एरर हो, एरर मुराद इनकरेक्ट हो या वो रॉन्ग हो। ठीक है, अगर वो इस डेफिनेशन पर पूरा उतर रही है तो उसको हम फैलेसी कहते हैं। और प्रेमिसेस क्या होता है? प्रेमिसेस वो स्टेटमेंट होती हैं जिनकी बिहाफ पर आप अपने कंक्लूजन को सपोर्ट करते हो। इसकी दो टाइप्स हैं, फार्मल और इनफार्मल। अच्छा, जो फार्मल फैलेसी क्या होती है? एग्जिस्ट इन द फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्गूमेंट, कि ये किसी भी आर्गूमेंट की फॉर्म या स्ट्रक्चर पे होती है। ठीक है, मतलब ये किसी भी आर्गूमेंट के कंटेंट पे नहीं होते, ये सिर्फ जो उसकी मेथोडोलॉजी हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, अगर उसमें कोई कमी पेशी पाई जाए तो उसको हम फार्मल फैलेसी कहते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ पे होती है? ये कर होती है डिडक्टिव आर्गूमेंट। डिडक्टिव आर्गूमेंट कौन से होते हैं? जो आर्गूमेंट जनरल से पार्टिकुलर की तरफ, चीज़ों की तरफ मूव करते हों। ये जो आर्गुमेंट होते हैं ये ज़्यादातर सर्टेन और श्योर होते हैं। ठीक है, इनमें एरर बहुत कम पाया जाता है। इस वजह से अगर इनमें कोई एरर पाया जाएगा तो उनके वो फॉर्म और स्ट्रक्चर की सूरत में ही पाया जाएगा। जो नीचे टेबल दिया गया है, ये एक दफ़ा नज़र दौड़ा लें, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक मतलब बीएस लेवल है तो आपके लिए यही काफ़ी है। अच्छा जी, अब चलते हैं इनफॉर्मल फैलेसी, जो हमारा मेन टॉपिक है। इनफॉर्मल फैलेसी क्या होता है? ये एग्जिस्ट इन द कंटेंट ऑफ एन आर्गुमेंट। ये किसी भी आर्गुमेंट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उस पे जो अगर उसके अंदर कोई फैलेसी पाई जाए तो हम उसको कहते हैं इनफॉर्मल फैलेसी। और किस में ज़्यादातर होती है? अकर्स इन इंडक्टिव आर्गुमेंट। ये ऐसे आर्गुमेंट होते हैं जिनमें हम पार्टिकुलर से जनरल की तरफ मूव करते हैं और इनमें अनसर्टेनिटी और अनश्योरिटी यकीनन पाई जाती हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये 22 नंबर हैं और उनको हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इनफॉर्मल फैलेसीज के हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे: फैलेसी ऑफ रेलेवेंस, फैलेसी ऑफ वीक इंडक्शन और फैलेसी ऑफ ग्रामेटिकल एनालॉजी। अब हम बात करते हैं फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस की। लफ्ज़ रेलेवेंस से क्या मुराद है? द रिलेशन ऑफ समथिंग टू द मैटर एट हैंड। अगर हम इसकी बात करें तो ये 80 नंबर होते हैं और उनका जो कॉमन करैक्टर ये है कि वो लॉजिकली इररेलेवेंट प्रेमिसेस होते हैं, मतलब कि वो टॉपिक से ही हट जाती हैं। वो उनके ऐसे प्रेमिसेस होते हैं, ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जो कि कंक्लूजन को सपोर्ट ही नहीं करती, उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है, रेलेवेंट। अगर हम इनके कॉमन करैक्टर की बात करें तो नीचे बेस्ड ऑन इमोशन, की हमेशा इमोशंस पे बेस करेंगे। अब हमारे पास कौन सी 8 हैं? अपील टू फोर्स, अपील टू पीटी, अपील टू पीपल, आर्गुमेंट अगेंस्ट पर्सन, और भी काफ़ी हैं और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में स्लाइड्स में से डिस्कस करने वाले। जो हमारे पास पहली है वो है अपील टू फोर्स। अच्छा, आप सब ने इन फैलेसीज का नाम ना कोशिश करें कि इनके नाम से याद रखें। जैसे कि कॉमन सेंस की बात है, फोर्स, अपील टू फोर्स, मतलब इसमें कोई फोर्स का इस्तेमाल हुआ होगा। ये ऐसी होती है कि व्हेन एन आर्गुअर forces someone to accept his conclusion or threatens him physically or psychologically in case of not doing so। कि ऐसा कोई शख्स जो कि किसी दूसरे को अपनी बात मनवाने के लिए, आर्गुमेंट मनवाने के लिए किसी भी फोर्स का इस्तेमाल करता है, ताकत का इस्तेमाल करता है, इस फैलेसी को हम कहते हैं अपील टू फोर्स। इसमें क्या एग्जांपल आ जाएगी? इसमें ये जाएगी कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो खेल रहा है या ठीक है, और कोई दूसरा आता है और उसे कहता है कि अगर तुम मुझे जिस खिलौने के साथ खेल रहे हो तुमने मुझे ना दिया तो मैं तुम्हें मारूंगा। अगर देखें, उसने उसको अपनी बात से कन्विंस करने के लिए फिजिकल फोर्स का सहारा लिया, इसको हम कहेंगे अपील टू फोर्स। नीचे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। अच्छा, जो हमारे पास अगली जो फैलेसी है वो है अपील टू पीटी। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें क्या होता है कि व्हेन एन आर्गुअर evokes pity in listener to make him accept his conclusion or claim। कि जब कोई बंदा किसी दूसरे को आर्गुमेंट पेश करता है और इस बेस पे करता है कि वो मिन्नत तरला करके दूसरे से अपना आर्गुमेंट मनवाने की कोशिश करता है, इसको हम कहते हैं अपील टू पीटी। कॉमन अमंग स्टूडेंट्स, ये हमारे तलबा में बहुत कॉमन पाया जाता है। ये किस तरह कॉमन पाया जाता है, मैं इसके आपको एक कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ। ये नीचे एक लिखी हुई है एक्सप्लेनेशन के लिए, ये आपको पेपर में काम आएगी, लेकिन मैं जो इसकी समझाने के लिए वो एग्जांपल ये है कि एक बच्चा अपने सर को कहता है, मिड के पेपर्स में वो फेल हो गया है, तो सर को कहता है सर मुझे प्लीज़ पेपर में पास कर दें क्योंकि मेरी स्कॉलरशिप लगी हुई है, अगर मैं फेल हो गया तो मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। अब देखें, अब उस बच्चे ने मेहनत नहीं की या कोई और स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं लेके आया कि सर मैं पढ़ नहीं सका इस वजह से, वो सिर्फ मिन्नत कर रहा है कि सर मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी, या ऐसे कहते हैं कि मेरे वालिदैन को हार्ट अटैक आ जाएगा अगर वो सुन लेंगे मैं फेल हो गया। इस तरह के जो आर्गूमेंट्स हैं वो अपील टू पीटी में आ जाते हैं। अच्छा, जो हमारे पास जो आ गया वो है अपील टू पीपल। इसमें क्या होता है कि यूजिंग ह्यूमन डिज़ायर्स टू मेक लिसनर एक्सेप्ट द क्लेम, कि आप किसी भी बंदे को इस आर्गुमेंट पे कन्विंस कर रहे हो कि उसको किसी बंदे की ख्वाहिश दे के अपनी बात मनवा रहे हो। लाइक कि एक माँ अपने बच्चे को कहती है कि बेटा
तुम इसी तरह खाते पीते रहो। तो देखा तुमने सलमान खान को, शाहरुख खान को फिल्म में देखा, वो भी इस तरह बहुत खाते पीते, इस वजह से वो कामयाब हो गए। मतलब कि आप किसी ह्यूमन डिज़ायर, किसी किसी के फेम और एडमिरेशन को बेस बनाकर आप एक ऐसा आर्गूमेंट जनरेट करते हैं कि दूसरा उससे कन्विंस हो जाए, इसको कहते हैं अपील टू पीपल। उसके बाद जो मेरे पास चौथे नंबर पे आ जाती है आर्गूमेंट अगेंस्ट पर्सन। इसमें क्या होता है कि व्हेन एन आर्गुअर रिस्पोंड टू द आर्गूमेंट ऑफ द अदर बाय मेकिंग पर्सनल अटैक, जिसमें आप अगले की जो आर्गूमेंट बेस पर उसने बात की है उसको मानने के बजाय अब उस पे उसके ज़ातियात पे उतर आते हैं, उसको हम कहते हैं आर्गूमेंट अगेंस्ट पर्सन। इसके फॉर एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि माय ओपोनेंट वाज रॉन्ग इन द पास्ट, देयरफॉर ही इज़ रॉन्ग नाउ। या हम ये कह सकते हैं कि बंदा कहता है कि सूरज जो है सूरज के गिर्द जितने भी सितारे हैं वो घूमते हैं। तो एक बंदे ने ये बात की और मैं इसको ये कह देता हूँ, तू बेवकूफ़ है, तेरी मैट्रिक में सप्ली लगी थी, ठीक है, इस वजह से मैं तेरी बात नहीं मानता। इसको ये जो पर्सनल आर्गुमेंट अगेंस्ट पर्सन में ये एग्जांपल फॉल कर जाएगी। और फेलिसी ऑफ एक्सीडेंट में क्या होता है कि व्हेन अ जनरल रूल इज़ यूज इन एन आर्गुमेंट एंड इज़ रोंगली अप्लाई टू स्पेसिफिक केस इन कंक्लूजन, कि आप एक आम जो लॉ है, कानून को, उसको किसी भी स्पेसिफिक केस में गलत कोट कर रहे हैं, उसको गलत उसको मतलब बयान कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल ये बनेगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड राइट, देयरफॉर एक्स शुड बी नॉट अरेस्टेड फॉर हिज स्पीच दैट इंसाइटेड द रियोट लास्ट वीक। ठीक है कि ये इसकी कॉमन एग्जांपल। इसका मकसद ये है, इस एग्जांपल मतलब कि एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त देता है। तो एक बंदा, उसको पकड़ लिया गया है कि उसने एक जलसे में मतलब एक बगावत तकरीर की थी और वो ये क्लेम पे अपना, यानी कि वो कोर्ट में जा और ये कहें कि नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को होनी चाहिए, लिमिट है, तो आपने मुझे क्यों गिरफ्तार कर लिया। देखिए, एक जनरल रूल को वो अपने स्पेसिफाई केस पर इस्तेमाल कर रहा है। इस चीज़ को कहते हैं एक्सीडेंटल फैलेसी। अगली हमारे पास फैलेसी आ जाती है स्ट्रॉमैन फैलेसी। ये सबसे ज़्यादा मशहूर फैलेसी है और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर पॉलिटिक्स और डिबेट्स वगैरह में किया जाता है। इसमें क्या है जी, व्हेन एन आर्गुअर डिस्टॉर्ट्स द ओपोनेंट आर्गुमेंट एंड देन अटैक द डिस्टॉर्टेड आर्गुमेंट एंड थिंक्स दैट द आर्गुमेंट वाज डिमोलिश्ड। ठीक है कि एक बंदे ने पहले अपने ऑपोजिट पार्टी के आर्गूमेंट को, ठीक है, तोड़ा, फिर उस पे हमला किया, ठीक है, उसको टुकड़े टुकड़े किए और फिर उसकी जगह अपना एक आर्गूमेंट पेश किया। नहीं, ये ठीक है। हम मुख्तलिफ टॉक शो देखते हैं, आप इंडिया के भी काफ़ी स्टूडेंट देखते होंगे, पाकिस्तान के भी। जब एक बंदा अपना एक सियासी पार्टी का मौक़िफ़ रखता है तो दूसरा कहता है नहीं, आपने ये बात गलत की है, ठीक है। एक तो उसको गलत साबित भी करता है, उसके बाद फिर वो अपनी पार्टी का ओपिनियन भी रखता है। इसको हम कहते हैं स्ट्रॉ मैन और ये चीज़ डिबेटिंग और लॉ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा जी, अब हमारे पास 6वें नंबर पे आते हैं मिसिंग द पॉइंट फैलेसी। अब इसमें क्या होता है कि व्हेन प्रेमिसेस ऑफ एन आर्गुमेंट आर सपोर्टिंग वन पर्टिकुलर कंक्लूजन बट डिफरेंट कंक्लूजन इज ड्रॉन, कि देखिए कि बोलने वाले को पता ही नहीं चला कि टॉपिक क्या था और उसने क्या कह दिया। इसको हम इस तरह कह सकते हैं, ठीक है, कि आप बात कुछ और करना चाह रहे हैं लेकिन कंक्लूजन कुछ और निकल आया। इसको हम कहते हैं मिसिंग द पॉइंट। अगर मैं इसकी आपको कॉमन एग्जांपल ये दूँ, क्योंकि मैं आपको कॉमन एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएँ और आप जब पेपर में बैठे हैं या किसी से बात करें तो आप कॉमन एग्जांपल से रट्टे लगाए बगैर भी आपको सारी समझ हो। इसकी कॉमन एग्जांपल ये बनेगी कि मैं, वो ये है कि राजू एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और यूनिवर्सिटी में मिडिल क्लास तलबा को बहुत सारे मसाइल फेस करने पड़ते हैं। अगर मैं इस बात पे ये कंक्लूजन निकाल दूँ कि यूनिवर्सिटी की तालीम बहुत अच्छी होती है, तो मेरी जो पिछली 2 बातें हैं वो इस कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं कर रही। हाँ, अगर इसमें इसका कंक्लूजन ये निकाल दूँ कि यूनिवर्सिटी में दरपेश तलबा को मसाइल, तो फिर ये ठीक होगा। जो मेरे पहले वाला कंक्लूजन था वो उसकी मिसिंग पॉइंट वाली कैटेगरी में आ जाता है कि जिसके जो प्रेमिसेस हैं, जो स्टेटमेंट है, वो आपके कंक्लूजन को सपोर्ट ही नहीं कर रही, वो एक डिफरेंट कंक्लूजन को सपोर्ट कर रही हैं जिसकी आप बात ही नहीं करना चाह रहे। अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो इस रेड हेरिंग के बारे में एक बात ज़हन में रखिए कि एक बहुत मशहूर प्रोवर्ब है कि सवाल गंदम जवाब चना। ठीक है, ये रेड हेरिंग में आ जाता है कि व्हेन, इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन आर्गुमेंट इज चेंज्ड बाय आर्गुअर एंड देन अ कंक्लूजन इज ड्रॉन ऑन द चेंज सब्जेक्ट। कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन और था जिसके आर्गूमेंट देने थे और वो जो आर्ग्यूअर है वो टॉपिक चेंज कर जाता है और उस चेंज टॉपिक पर ही वो एक चेंज कंक्लूजन निकलता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, देयर इज़ अ गुड डील ऑफ टॉक दिस डेज अबाउट द नीड टू एलिमिनेट पेस्टिसाइड फ्राम आवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ठीक है, ये एक बात होगी। बट मैनी ऑफ दिस फूड्स आर असेंशियल टू आवर हेल्थ। कैरेट्स आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए,
Broccoli is rich in iron and oranges and grapefruit have lots of vitamin C। ठीक है, अब आपको बात समझ आ गई होगी कि रेड हेरिंग किसे कहते हैं। अच्छा, तो ये मैंने आप स्टूडेंट के लिए एक अलहदा स्लाइड तैयार की थी, क्योंकि इसके बारे में कुछ शॉर्ट नोट भी आ जाते हैं, लॉन्ग भी आ सकता है कि इन तीनों में डिफरेंस कर दें। तो आपको मज़ीद कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप इसको एक दफ़ा पढ़ भी सकते हैं और सोचें कि इन चीज़ों के मतलब अपने ज़हन में नई-नई एग्ज़ाम्पल जनरेट करने की कोशिश करें। इसके बाद ही आपके इसको पूरी इस टॉपिक पे ग्रिप हो। अगर हम दूसरे टाइप पे आएँ, फैलेसीज़ ऑफ वीक इंडक्शन, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि वीक तो मैंने सबको पता है कमज़ोर। इंडक्शन मीन कियास, रीज़निंग, कि आपकी वीक कनेक्शन है बिटवीन प्रेमिसेस और कंक्लूजन में, ठीक है। इसमें तीसरे नंबर पे आ जाता है कि लैक ऑफ गुड एविडेंस, ठीक है। इसके आगे दो मज़ीद फर्दर टाइप हैं, अपील टू इग्नोरेंस एंड वीक एनालॉजी। अभी अपील टू इग्नोरेंस में क्या है कि व्हेन नथिंग इज़ प्रूव्ड अबाउट समथिंग इन प्रेमिसेस बट द कंक्लूजन इज़ डेफिनेट एंड असर्टिव अबाउट द थिंग, कि प्रेमिसेस में तो आपने कुछ उसमें उसका मतलब प्रूव नहीं हुआ, लेकिन कंक्लूजन जो है वो एक चीज़ का मतलब डेफिनेट है कि वो एक यकीनी है। फॉर एग्जांपल कि पीपल हैव बीन ट्राइंग फॉर सेंचुरीज टू प्रोवाइड कंक्लूसिव एविडेंस फॉर द क्लेम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एंड नो वन हैज़ एवर सक्सीड, देयरफॉर वी मस्ट कंक्लूड दैट एस्ट्रोलॉजी इज़ अ लॉट ऑफ नॉनसेंस, ठीक है। ये इसके लिए बेहतरीन एग्जांपल थी। दूसरा हमारे पास बहुत दिलचस्प आ गया कि वीक एनोलॉजी, व्हेन एन आर्गुमेंट फ्रॉम एनोलॉजी इज बेस्ड ऑन अ वीक एनोलॉजी। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे कर रहे हैं कि आप चिराग और सूरज को कंपेयर कर रहे हो, या मेरी आवाज़ को आप अरिजीत सिंह की आवाज़ से कंपेयर कर रहे हो। इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वीक एनोलॉजी। अब इसमें देख सकते हो कि एनालॉजी बिटवीन सन एंड ऑरेंज इज़ टू स्टडी सन पाथ। ये देखें, ये मतलब आप दो चीज़ों का कनेक्शन बहुत वीक हो रहा है ना, जिस चीज़ से आप कनेक्शन कर रहे हैं दूसरे में उसकी एनालॉजी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की खसूसियात पाई नहीं जाती, वो बिल्कुल बेसलेस और एक नॉनसेंस आर्गूमेंट जनरेट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं वीक एनालॉजी। अच्छा जी, अब हमारे पास है फैलेसीज ऑफ ग्रामेटिकल एनालॉजी। इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, दो इसके किस्म में सब टाइप्स, कंपोजिशन और डिवीन। अब चलते हैं आगे। जैसे कंपोजिशन नाम से ज़ाहिर, कंपोजिशन मतलब कि अज्जाए तरकीबी, एलिमेंट्स, ठीक है। इसका जो कॉमन होगा सिनोनिम्स वगैरह इसका मैंने। अब इसकी तारीफ ये है कि व्हेन एन एट्रीब्यूट ऑफ पार्ट्स इज अप्लाइड टू द होल, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ईच एटम इन दिस टी कप इज इनविजिबल, देयरफॉर दिस टी कप इज इनविजिबल। इसको क्या कहेंगे? कंपोजिशन फैलेसी कहेंगे हम। अब डिवीजन फैलेसी में क्या आ जाता है कि व्हेन एन एट्रीब्यूट मतलब खुसूसियत ऑफ होल, व्हेन एन एट्रीब्यूट ऑफ होल इज अप्लाई टू इट्स पार्ट्स, कि मतलब आपने उसकी मुकम्मल की जो खुसूसियात है वो किसी हिस्से में अप्लाई कर दी, उसको हम कहते हैं डिवीजन फैलेसी। फॉर एग्जांपल, द रॉयल सोसाइटी इज ओवर 300 ईयर्स ओल्ड, प्रोफेसर एक्स इज अ मेंबर ऑफ द रॉयल सोसाइटी, देयरफॉर प्रोफेसर एक्स इज ओवर 300 ईयर्स ओल्ड। इस किस्म की फैलेसी को हम क्या कहते हैं? डिवीजन फैलेसी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। इसके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और आपके लिए बड़ी मेहनत की है, तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेस्ट रहेगी। आपके लिए एक मैंने बहुत सर्च करके नोट्स बनाए हैं, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स वगैरह, और इंशाल्लाह इसे अगर आप पूरे अच्छी तरह देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिए। शुक्रिया।